हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समास के बारे में। यानी कि समास क्या है और इसके कितने भेद होते हैं और समास को बनाने का क्या क्या तरीका है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछेगा समास से रिलेटेड तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, उस सभी विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में पूरा बने रहे। और मैं आपको बता दें कि जो समास चैप्टर है आपका, यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आपके बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर इंटर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जो है, परीक्षा में, इससे हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इसको जरूर से अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमें पढ़ना है समास। तो आइए जान लेते हैं इसका समास का जो परिभाषा है, क्या कह रहा है समास का परिभाषा। तो समास का परिभाषा है कि जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। यानी कि जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए उसे हम समास कहते हैं, है ना। आगे लिखा है कि समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का तात्पर्य है, यानी कि शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। यानी संक्षिप्तीकरण का मतलब है छोटा रूप, है ना। आइए इसको एक बार परिभाषा, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आप देखिए, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे रसोई के लिए घर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रसोई के लिए घर, है ना। और आगे लिखा है रसोई घर। यहाँ पे देखिए, यह एक जो बड़ा वाक्य हो गया रसोई के लिए घर, और यहाँ पे छोटा वाक्य इसी का है रसोई घर। तो हम आपको यहाँ पे बताए कि जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए। यहाँ पे देखिए, रसोई के लिए घर यानी कि खाना बनाने के लिए घर, और रसोई घर, दोनों का अर्थ तो बराबर है, लेकिन जो है यहाँ पे यह छोटा रूप है इसका, और यह जो है इसका बड़ा रूप है। तो हम आपको ऊपर परिभाषा में लिखवाए कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए उसे हम समास कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई के लिए घर, और यहाँ पे लिखा है रसोई घर। इस दोनों का जो तात्पर्य है समान है, यानी कि दोनों एक ही बात कह रहा है, यानी कि खाना बनाने के लिए घर या फिर खाना पकाने के लिए घर। यहाँ पे बड़ा वाक्य है इसी का और इसका छोटा वाक्य है, लेकिन दोनों सिमिलर है, यानी कि दोनों का अर्थ जो है वह एक समान है ना। इसी को बोलते हैं संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा रूप। यह जो बड़ा रूप है इसको हम छोटे में लिख दिए, यही हो गया छोटा रूप, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है यह समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, है ना। हम आपको और भी व्याकरण के जितना भी चैप्टर है उसको भी पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पे। तो आप जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, है ना। अगर यहाँ तक समास आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। आइए देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। आगे देखिए, आगे जो है हमको पढ़ना है वह है समास के भेद। यहाँ पे देखिए, आगे जो हमको पढ़ना है वह क्या है, वह पढ़ना है समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है ना। यहाँ पे देखिए समास के भेद। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो समास है उसके 6 भेद होते हैं। पहला जो है वह है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा है तत्पुरुष समास। यानी कि जो समास है उसके 6 भेद होते हैं। आप इसको जरूर से लिख लीजिएगा, 6 के नाम, है ना। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि समास के कितने भेद होते हैं। अगर आपके भी बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप 6 पे गोला लगाइएगा, यानी कि 6 उसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और आप किसी अन्य व्याकरण के बुकों में देखेंगे तो वहां पर लिखा होता है समास के 7 भेद होते हैं, और जो 7वां भेद वहां पर लिखा होता है वह है नए समास, यानी कि नए समास। आप ध्यान दीजिए, नए समास। लेकिन जो है आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, यानी कि यह एक अपवाद है या फिर एक्स्ट्रा किसी बुक में लिख दिया गया है। जो मुख्यतः समास के जो भेद हैं वह 6 होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप 6 पे गोला लगाइएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला जो है, अगला स्लाइड में हमको क्या पढ़ना है। एक सेकंड रुकिए, देखिए अगला स्लाइड में हमको पढ़ना है समास का जो पहला पार्ट है अव्ययीभाव समास, यानी कि जो पहला भेद है इसका उसके बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, अव्ययीभाव समास के बारे में लिखा गया है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। यानी कि जो अव्ययीभाव समास है इसका जो है प्रथम जो पद होता है वह प्रधान होता है ना। अब जो प्रथम पद प्रधान है तो इसको पहचानने का क्या क्या तरीका है, यानी कि इसका क्या ट्रिक है। तो इसका जो ट्रिक नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, यानी कि जो शब्द है, कोई शब्द है उसके पहले उपसर्ग लगा हो
तो वह क्या होगा, अविभाव समास होगा। और उपसर्ग के अलावा अगर शब्द में यथा जुटा हो तो वह भी अविभाव समास के अंतर्गत आता है ना। तो आप पूछेंगे कि सर उपसर्ग कितने होते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उपसर्ग 21 होते हैं। उसमें के जो प्रमुख जो उपसर्ग है वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आ है, प्रति है, अन है, अधि है, उप है, अनु है, ये सभी जो है इसमें के जो है यूजफुल जो है यानी कि जिसका उपयोग बार बार किया जाता है वो हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप इतना जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आजन्म। पहला एग्जाम्पल है आजन्म। देखिए आजन्म में क्या है, यहाँ पे देखिए एक जन्म शब्द है और एक दूसरा जो है इसमें आ उपसर्ग लगा है। यहाँ पे देखिए आ उपसर्ग लगा है इसमें, है ना, आ उपसर्ग लगा है जन्म शब्द में, तो क्या बन गया, आजन्म। आजन्म एक शब्द बन गया, है ना। यहाँ पे देखिए आ उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, वही तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आ लगा हुआ है जो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, अविभाव समास होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष में प्रति लगा हुआ है, वर्ष में जो है प्रति लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, अविभाव समास का उदाहरण होगा। वैसे ही प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, इसीलिए क्या होगा, ये भी अविभाव समास होगा। वैसे ही देखिए मरण एक शब्द है, उसमें आ लगा दिए उपसर्ग, तो बन गया आमरण, है ना। वैसे ही देखिए यहाँ पे संभव एक शब्द दिया हुआ है और यहाँ पे आगे यथा लगा दिए, तो क्या होगा, यथा संभव, तो यह भी क्या होगा, अविभाव समास का उदाहरण होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड रुकिए, क्लियर कर दें। यहाँ पे देखिए यथा जो है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कोष्ठ में, यथा भी अगर किसी शब्द के पहले जुट जाता है तो वह भी क्या होता है, अविभाव समास का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे देखिए यथा संभव में यथा है, इसलिए यह भी अविभाव समास का उदाहरण होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं जो है अविभाव समास का जो दूसरा ट्रिक है वह क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हो अविभाव समास, इसका जो है दूसरा ट्रिक कह रहा है कि अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह अविभाव समास होगा। यानी कि अगर किसी शब्द जो है, कोई अगर शब्द है वह बार बार आ रहा है, यानी कि उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अविभाव समास कहेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई शब्द की पुनरावृत्ति, यानी कि वही शब्द बार बार आ रहा है या फिर रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है धड़ाधड़, यानी कि जो बंदूक होता है उसमें जो गोली चलता है वह धड़ाधड़ गोली चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो धड़ा एक शब्द है वही रिपीट हुआ यहाँ पे धड़ाधड़, है ना। वैसे ही देखिए घर घर, यानी कि जो घर है वही जो शब्द फिर आ रहा है, इसीलिए ये भी हो जाएगा अविभाव समास का उदाहरण। वैसे ही रातों रात, यानी कि यहाँ पे जो रात शब्द है उसी का है आगे एक और शब्द हो रहा है रात, यानी कि रातों रात, ये भी जो है रात का जो शब्द है या इसका रिपीट हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी अविभाव समास होगा। वैसे ही है धीरे धीरे, वैसे ही भागम भाग, यहाँ पे जो भाग शब्द है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए यह भी हो जाएगा अविभाव समास का उदाहरण, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले समास की तरफ, देखते हैं उसको कैसे पहचाना जाएगा, है ना। देखिए अगला जो हमको पढ़ना है वह है द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास जो है बहुत ही इजी है और आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए द्विगु समास में कह रहा है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी कि पूर्व पद कहने से मतलब जो पहला वाला पद है वह संख्यावाचक होगा, है ना। जो पहला वाला शब्द है उसमें वह संख्यावाचक होगा। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास का उदाहरण होगा। यहाँ पे देखिए नवग्रह, यहाँ पे ग्रह एक शब्द है, इसमें नौ जो है लगा दिए हैं हम आगे, इसके जो नौ जो है एक संख्यावाचक शब्द है, जो 9 है वह संख्यावाचक शब्द है, इसीलिए हो जाएगा द्विगु समास। वैसे यहाँ पे देखिए अगला है दोपहर, इसमें 2 है तो इसीलिए यह भी संख्यावाचक है, तो यह भी क्या होगा, यह भी होगा द्विगु समास का उदाहरण। वैसे ही त्रिवेणी, त्रिवेणी में त्रि है यानी कि 3 है। वैसे ही चौगुनु में 4 है, और वैसे ही तिरंगा में 3 है ना। तो ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण होंगे, क्योंकि इनका जो पूर्व पद जो है वह संख्यावाचक है, इसीलिए क्या होगा, यह हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण, है ना। आइए देखते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। आगे हमको पढ़ना है द्वंद्व समास के बारे में। यहाँ पे देखिए आगे जो हमको पढ़ना है वह है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास के बारे में हमको पढ़ना है, तो क्या कह रहा है द्वंद्व समास, कह रहा है कि इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और इस समास का विग्रह करने पर बीच में और आता है। यह भी बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए इस समास में दोनों पद, यानी कि जो समास में दोनों पद रहेगा वह प्रधान रहेगा, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राधा कृष्ण, यहाँ पे देखिए जैसे में दिया हुआ है राधा कृष्ण, यहाँ पे देखिए
जितनी राधा प्रधान है उतने भी कृष्ण ही प्रधान है। यानी कि जितना जो है लोग राधा को जानते हैं उतना लोग कृष्ण को भी जानते हैं, है ना। और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, राधा, राधा लिखेंगे और बीच में लिखा आएगा और, राधा और कृष्ण लिखेंगे, है ना। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, राधा और कृष्ण। तो यहां देखिए जब विग्रह किए तो बीच में और आ गया, है ना। जब बीच में और आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे बीच में और आ रहा है ना। ये जब इसका विग्रह करने पर और आए, किसी भी समास का विग्रह करने पर बीच में और आए और दोनों पद प्रधान हो तो क्या होगा, वह जो है अविभाव द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे देखिए राधा और कृष्ण, वैसे ही क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए इसको क्लियर कर दें। अगला देखिए वैसे ही नर और नारी, नर नारी में जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नर और नारी। वैसे ही अगला है गुण और दोष, गुण दोष में जो है, गुण दोष जो है समास जो है यह कौन सा होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। क्यों होगा, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच में और आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, गुण और दोष। अगला जो है वह है माता पिता, माता और पिता, है ना। माता जितनी प्रधान है उतने तो पिता भी प्रधान है ना। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान हो गया और इसका जब विग्रह करेंगे हम तो बीच में और आ रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। अगला जो है वह है पशु पक्षी, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे हैं पशु और पक्षी, जितने पशु प्रधान है उतने तो पक्षी भी प्रधान है ना। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, पशु और पक्षी, तो बीच में और आ गया तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। आइए देखते हैं अगला स्लाइड में हमको क्या पढ़ना है। देखिए आगे हमको पढ़ना है वह क्या है, वह है क्रमधारय समास के बारे में। यह भी बहुत ही इजी है और आप इसको भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्रमधारय समास कि इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यानी कि जो इसमें जो शब्द होता है, जो दूसरा पद होता है शब्द का, है ना, उसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। और आगे लिखा है क्वेश्चन में कि आप कैसे लगाकर देखें, यानी कि दूसरा पद है आप दूसरे पद में कैसे लगाकर देखें, यदि उत्तर मिल जाए तो वह क्रमधारय समास होगा, है ना। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं यह जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। यह जो है आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत हो उसके लिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक बना के पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको बुक में ना ढूंढिएगा, है ना। हम जहाँ जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और अगर आप दूसरे पद में कैसे लगाकर देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाए तो वह क्रमधारय समास का उदाहरण होगा, है ना। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। हम आपको इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल में मृग नैन, यहाँ पे शब्द है मृग नैन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मृग जो है एक शब्द हो गया, है ना, एक पद हो गया और जो दूसरा इसमें पद है वह है नैन। यहाँ पे देखिए दूसरा पद है नैन और पहला पद है मृग। तो हम आपको ऊपर क्या बताएं, आपको दूसरे पद में विशेषता बताई, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है और आप अगर इसमें दूसरे पद में कैसे लगाकर देखते हैं तो पहला पद अगर मिल जाए तो क्या होगा, वह क्रमधारय समास का उदाहरण होगा। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरा पद क्या है, तो यहाँ पे दूसरा पद नयन है। अब हम इसमें कैसे लगाकर देखेंगे, यानी कि दूसरा पद नयन है उसमें हम कैसे लगाकर देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम कैसे लगाकर देखें कि नैन कैसे हैं, यानी कि जो नैन है वो कैसे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा मृग के समान। देखिए जब इसमें प्रश्न किए दूसरे पद से जब हम प्रश्न किए तो पहला पद मिल गया। देखिए इसमें दूसरा पद क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें दूसरा जो पद है वह है नैन। जब दूसरे पद में हम कैसे लगाएं कि नैन कैसे हैं तो पहला पद मिल गया, यानी कि मृग के समान। नैन कैसे हैं तो मृग के समान। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा क्रमधारय समास का उदाहरण। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए, हम आपको वहां पे रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए वैसे ही अगला जो है अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है चंद्रमुख। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला इसमें पद क्या है, इसमें पहला जो पद है वह है चंद्र, है ना, और दूसरा पद है मुख। तो मुख में हम कैसे लगाएंगे कि मुख कैसा है, यानी कि जो आपका चेहरा है वह कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। तो पहला का उत्तर मिल गया। जब पहले का उत्तर मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्रमधारय समास कहेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। वैसे ही अगला हो जाएगा महात्मा हो जाएगा अगला, है ना। वैसे ही हो जाएगा लाल मणि, वैसे ही हो जाएगा नील कमल, है ना। आइए देखते हैं जो अगला समास हमको पढ़ना है वह क्या है।
आगे हमको बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ना है। क्या बोल रहा है बहुब्रीहि समास? कह रहा है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब दो मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। और इसको याद रखने का तरीका है कि इसका ट्रिक है कि इसमें जो है अधिकांशतः जो है देवी देवताओं के नाम आते हैं, यानी कि 99% जो है इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। किसमें? तो बहुब्रीहि समास में। यानी कि अगर आपको कहीं देवी देवताओं के नाम दिख जाए किसी भी समास को विग्रह करने पर, तो आप उसको क्या कौन सा टिक कीजिएगा? तो आप उसको बहुब्रीहि समास टिक कीजिएगा, यानी कि बहुब्रीहि समास पर गोला लगाइएगा, है ना। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र कहने से मतलब है कि तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव, यानी कि जिनके तीन नेत्र है। यानी कि देखिए यहाँ पे एक है त्रि और एक है नेत्र। अगर आप त्रि को अलग कर रहे हैं और नेत्र को अलग कर रहे हैं तो नेत्र नहीं है, त्रि यानी तीन, तो इसे कोई भी निष्कर्षण नहीं निकल रहा है ना। लेकिन अब हम इसको दोनों को मिला दे रहे हैं, यानी कि जो त्रि है और नेत्र है, जब इसको मिलाएंगे तो तीसरा शब्द बन गया एक त्रिनेत्र। और जब त्रिनेत्र का हम समास विग्रह करेंगे, जो त्रिनेत्र शब्द है इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ रहा है? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? भगवान शिव यानी कि जो है तीसरा पद, यानी कि जो दो पद मिल करके तीसरा पद बना रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा पद बनाते हैं और वह तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे देखिए त्रि और नेत्र, जो दो पद हैं, दो पद ये मिल करके तीसरा पद बनाए त्रिनेत्र, जो कि जब हम इसका विग्रह किए तो आया तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण, है ना। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको अधिकांशतः अगर देवी देवताओं के नाम दिखाई दे तो आप उसको बहुब्रीहि समास गोला कीजिएगा या फिर टिक कीजिएगा, है ना। वैसे ही अगला है लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, पीताम्बर और नीलकंठ, है ना। तो आप इन एग्जाम्पलों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह जो बहुब्रीहि समास है समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे। आगे जो है हमको पढ़ना है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या पढ़ना है? तत्पुरुष समास के बारे में बताना है। देखिए तत्पुरुष समास ये भी बहुत ही इजी है, आप इसको अगर अच्छे से देखें तो। देखिए लिखा हुआ है कि इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि यह जो समास है इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी कि जब हम इस समास का विग्रह करेंगे तब इसमें जो है दो पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होगा उसका लोप हो जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा गया है कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी सब तत्पुरुष समास में आते हैं। यानी कि जो कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई अर्थ में, है ना, संबंध काके किरारे दी, अधिकरण में पेपर, और संबोधन है अरे अजिया, है ना। देखिए तो इसमें से हमको जो 1 नंबर है कर्ता, इसको छोड़ देना है, और संबोधन यानी कि जो लास्ट वाला है 8 नंबर, इसको छोड़ देना है। और बाकी जो है 6 बच गया आपका। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे 6 बच गया, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक, है ना। अगर ये जो 6 हैं इसमें से अगर कोई भी समास विग्रह करने पर बीच में आता है तो वह क्या होगा? वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, है ना। अगर आप किसी व्याकरण के बुक में देखिएगा तो वहां पे लिखा गया है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो वही वहां पे बताता है कि एक कर्म तत्पुरुष और उसके बाद बताता है कि करण तत्पुरुष, है ना। वैसे ही जो 6 भेद है इसी के बारे में बताया जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दिए कि जो आपको किसको नहीं लेना है, कर्ता को नहीं लेना है और संबोधन को नहीं लेना है, और बाकी जो 6 बचे उसको आपको किस में लेना है? तो उसको लेना है तत्पुरुष समास में। देखिए हम आपको इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए एक सेकंड रुकिए, इसको क्लियर कर दें, एक सेकंड रुकिए आप। देखिए आगे जो हम आपको एग्जाम्पल इसको अच्छी तरह से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि माखन चोर, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माखन चोर। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माखन को चुराने वाला, यानी कि माखन को जो चुराता है उसको क्या कहते हैं? माखन चोर। तो यहाँ पे देखिए जब इसका विग्रह करिए तो बीच में कौन आया? को आया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे को आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बताएं, यहाँ पीछे में आपको बताएं कि कर्ता को आपको छोड़ देना है और संबोधन को छोड़ देना है। बाकी जो 6 बचा बीच में का, इसमें से कोई भी आए तो वह क्या होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो क्या आया, को आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे को आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए पीछे में यहाँ पे कहाँ पे को है, यहाँ पे देखिए जो 2 नंबर में कर्म को, यहाँ पे को मिला आपको। तो आप किसी भी समास को जब विग्रह करेंगे, बीच में कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक कोई भी आ जाए बीच में, तो वह क्या होगा, वह हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण, है ना। यहाँ पे देखिए को लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण। वैसे ही देखिए अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि धन से हीन, यानी कि धनहीन का दिया हुआ है। यहाँ देखिए, एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है धनहीन। अगला एग्जाम्पल धनहीन, यानी धन से हीन, यानी कि इसके पास क्या है, धन नहीं है, धन से हीन, है ना। तो यहाँ देखिए से किस में आ रहा है जी, यहाँ पे देखिए आप पीछे से किस में आ रहा है, करण कारक में से, यानी कि जिसके पास धन नहीं है, से कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे से आ रहा है या फिर द्वारा आ रहा है, तो ये क्या होगा, करण कारक में आएगा, है ना। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है देश भक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति। यहाँ पे देखिए देश के लिए भक्ति, तो के लिए किस में आ रहा है जी, के लिए आ रहा है संप्रदान कारक में, इसीलिए क्या होगा, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। वैसे ही अगला देखिए, अगला है रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, यानी रोग से मुक्त से आ रहा है, तो क्या होगा, से मुक्त में यानी कि अपादान कारक में, से में क्या लिखा हुआ है, से अलग होना या फिर जुदाई होना, यानी कि किसी को कोई रोग है वह उससे जुदा हो रहा है या फिर अलग हो रहा है, यानी कि वह ठीक हो रहा है, तो क्या होगा, अपादान कारक होगा। और जब अपादान कारक होगा तो वह किसका उदाहरण होगा, तो होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। वैसे ही देखिए अगला देखिए, अगला है गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, का आ रहा है इसमें, यहाँ देखिए का किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे का दिया हुआ है संबंध में, का के की ना नी ने रा रे री, है ना। ये सभी जब आए तभी भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यह जो है कर्ता और संबोधन को छोड़ करके है, इसीलिए क्या होगा, यह भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आप बीती, यानी कि आप पर बीती। मान लीजिए कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हो गया या फिर कोई आपको बीमारी हो गई, तो आप पर नहीं बीत रही है, यानी कि जो दुख दर्द हो रहा है उसको तो आप ही सहन कर रहे हैं, तो आप पर क्या बीत रही है उसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे पर आ रहा हुआ है। वही यहाँ पे देखिए जो पर है वह किस में, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक में क्या है, में पर क्या है, यह जो है कर्ता और संबोधन को छोड़ करके है, तो किस में आएगा, तो यह तत्पुरुष समास में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको बता दिए धनहीन, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, धनहीन में देखिए, एक सेकंड रुकिए, धनहीन में देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो गया, आपको उल्टा बता दिया। आप देखिए धनहीन में देखिए धन से हीन, यानी से आ रहा है, से यानी कि उसके पास धन नहीं है, तो किस में होगा जी, यह किस में होगा, तो होगा किस में बताइए, यह हो जाएगा आपका अपादान कारक में, जो धन से यानी उसके पास धन नहीं है, यानी कि धन उससे जुदा हो गया है। तो हम आपको पिछले में करण कारक बता दिए थे, लेकिन यह क्या होगा, यह होगा अपादान कारक, है ना। तो आप इसको एक बार सुधार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह जो क्वेश्चन जो यहाँ पे जितना समास अब आपको पढ़ाए, यहाँ पे आपका जो समास है वहां पे समाप्त हो गया। आपको यहाँ पे हम आपको कितना पढ़ा दिए, जितना भी समास का प्रकार था वह हमको पढ़ा दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिए।